गाइस आज की ये जो कहानी है ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है और ये कहानी हमें मिस फरिया ने पंजाब पाकिस्तान से शेयर की है। ये बताते हैं कि 1988 में इनकी जो अम्मी थी वो एक फीमेल नर्स के तौर पे काम किया करती थी। शुरू शुरू में इनकी मदर ने किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करना स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस होती चली गई तो इनको मुख्तलिफ घरों पे मुख्तलिफ मकामात पे एज फीमेल नर्स बुलाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास इस तरह बहुत सारे लोग हो चुके थे जो कि इनकी सर्विसेज को अवेल करना चाहते थे, और फिर इनकी मदर ने प्राइवेटली लोगों के घर जाके ये जो भी फीमेल नर्स का काम होता है वो करना शुरू कर दिया। वैसे आमतौर पे इनकी मदर की कोशिश होती थी कि जब भी एज फीमेल नर्स काम करें तो रात होने से पहले पहले अपने घर आ जाएं। लेकिन ये जो किस्सा है ये बड़ा स्ट्रेंज किस्सा है और ये बताती है कि मेरी मदर को एक पेशेंट की लुक आफ्टर के लिए रखा गया। इस रखने के अवज़ मेरी मदर को कहा गया कि आपको बहुत ज़्यादा या जितना मुआवजा आप चाहती हैं वो अदा किया जाएगा। आप प्लीज़ 15-20 दिन तक इस पेशेंट के साथ रुकें। जब इसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो आप अपने घर जा और आ सकती हैं। खैर ये जो बंगला था ये PCSH तारिक रोड के अंदर मौजूद था, और इस बंगले के अंदर वो खातून जिनकी तैमादारी करनी थी वो मौजूद थी, जबकि इनका एक जवान बेटा था जो कि अक्सर दिन के औकात में अपने काम पे या अपनी शॉप वगैरह पे मसरूफ़ हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा सा बंगला था, और अजीब बात यह थी कि इस पूरे बड़े बंगले में ना सिर्फ अजीब सी नहवस मौजूद थी, बल्कि अक्सर मेरी अम्मी को वहाँ रुकने पे अजीब सा खौफ सा महसूस हुआ करता था। ख़ास तौर पे जब इस औरत का बेटा मौजूद नहीं होता और मेरी अम्मी इस औरत के साथ अकेले मौजूद होती तो इनका यहाँ पे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। खैर ऐसे ही एक रात थी और मेरी अम्मी बताती हैं कि इनका बेटा किसी काम से या किसी भी वजह से लेट हो चुका था, और इस बहुत बड़े बंगले में मैं अकेली इस पेशेंट के साथ मौजूद थी। ये जो पेशेंट थी कभी कभी होश में आती या कभी कभी सेंसेस में होती तो बिल्कुल सही बात करती, लेकिन आमतौर पे ये बेहोशी की हालत में रहती या आमतौर पे ये किसी को पहचानने से इनकार किया करती थी। खैर इत्तेफाक से ये पेशेंट सो रही थी और मैं उसके बराबर में बैठी हुई थी, या आप कह सकते हैं मैं भी रेस्ट कर रही थी, कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस बंगले के अंदर मैं मौजूद हूँ शायद इसकी छत की तरफ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, जैसे कि कोई छत के ऊपर मौजूद हो या कभी एक जगह से दूसरी जगह भागता चला जा रहा हो, या फिर कोई मूवमेंट हो जो छत की तरफ से महसूस हो रही हो। ये जो आवाज़ें थीं ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ें थीं कि इन आवाज़ों का इनकार करना या इनको ना मानना तकरीबन नामुमकिन था। कुछ देर तक तो मेरी अम्मी ये आवाज़ें सुनती चली गईं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करके बाकायदा ऐसा महसूस होने लगा कि जो भी छत के ऊपर मौजूद है उसने अब शोर करना शुरू कर दिया है, तो मेरी अम्मी यहाँ से यानी इस पेशेंट के कमरे से निकली और सीढ़ियों के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ये जो जीना था उस दौर के हिसाब से एक गोल जीना था, और इस गोल जीने को क्रॉस करने के बाद छत वाला हिस्सा शुरू हुआ करता था। अम्मी बताती हैं कि जैसे ही मैंने ये जो गोल जीना था इस जीने को क्रॉस किया, और इसको क्रॉस करने के बाद जब मैं अल्टीमेटली उस ग्रिल सी थ्रू ग्रिल के सामने आई जहाँ से मुझे अंदर छत के ऊपर एंटर होना था, तो उस सी थ्रू ग्रिल के ज़रिए ही मुझे ऐसा लगा कि इस छत के दरमियान में जैसे कोई बैठा हुआ है। अजीब बात ये थी कि जो भी उस छत के वस्त में बैठा हुआ था वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने अपने बालों को खोल रखा है और उसका मुंह अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि उसकी बैक साइड को बआसानी देखा जा सकता है। बज़ाहिर हुलिये से या सेहत से ये एक पतली दुबली सी औरत थी, लेकिन इसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे बाल थे कि बावजूद इसके कि ये चेयर के ऊपर बैठी हुई थी इसके बाल बाकायदा ज़मीन को छूते हुए नज़र आ रहे थे। अब तक मेरी अम्मी को ये बात समझ नहीं आई थी कि जो भी औरत वहाँ पे बैठी हुई है या जो भी मखलूक इनके सामने इनको नज़र आ रही है ये इंसान भी है या फिर कोई दूसरी मखलूक है। इसी दौरानिए में मेरी अम्मी बताती हैं कि मैंने पीछे की तरफ से उस औरत को मुखातिब करना चाहा, या मैंने उसको एक आवाज़ दे के अपनी तरफ मुतवज्जह किया। हैरान कुन बात यह थी कि जैसे ही मेरी अम्मी ने उस औरत को आवाज़ दी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना शुरू किया। अम्मी बताती हैं कि जैसे जैसे उसका चेहरा उसके नकूश मेरी आंखों के सामने आ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बूढ़ी सी औरत है जिसके चेहरे पे ना सिर्फ स्किन लटकी हुई है
बल्कि उसके चेहरे पे इस कदर झुर्रियाँ मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल से ऊपर की कोई औरत हो। और अजीब बात ये थी कि इस औरत की जो आंखें थीं, ये मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई थीं। यानी इस औरत की जो आंखें थीं, इनकी जो आई बॉल्स थीं, ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। औरत का जो जिस्म था वो वैसे ही अपनी जगह, अपनी डायरेक्शन में मौजूद था, लेकिन उसने अपनी गर्दन को मुकम्मल तौर पे घुमाने के बाद मेरी अम्मी की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अम्मी बताती हैं कि जैसे जैसे मुझे यकीन हो चला कि मेरे सामने कम से कम इंसान मौजूद नहीं है, तो इससे पहले मैं मुड़ती, वहाँ से पलटती और नीचे की तरफ भागती। ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से मेरी अम्मी के कंधे के ऊपर हाथ रखा है। अजीब बात ये थी कि जो भी हाथ था, ये इस कदर डरावना, इतना खौफनाक हाथ था कि इस हाथ पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो तकरीबन 4 या 5 इंच के बराबर थीं, और इन उंगलियों पे बेतहाशा लंबे लंबे बारीक से नाखून मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये हाथ उसी चुड़ैल का हाथ है जो अब से कुछ सेकंड पहले मेरी अम्मी को सामने बैठी हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद मेरी अम्मी बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हुआ है, और जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद अस्पताल के अंदर मौजूद थी, और वो शख्स जिसकी अम्मी की या जिसकी वजह से मैं इस घर के अंदर आई थी, वो भी मेरे साथ खड़ा हुआ था, जबकि मेरी फैमिली यानी हमारी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। और मेरी अम्मी के होश में आने के बाद जितने भी लोग थे, इन तमाम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज भी तारिक रोड PCSH के अंदर वो घर मौजूद है। आज भी कहा जाता है कि उसकी छत पे इस तरह की एक औरत को अक्सर लोगों ने घूमते फिरते अपनी आंखों से न सिर्फ देखा है, बल्कि वाकई में उसकी जो आंखें हैं ये मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था या मैंने होश संभालना शुरू किया था, तो मेरे घर वाले या मेरे जो भी पेरेंट्स थे वो मुझे कहा करते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह की बातें मौजूद हैं जो किसी और के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी, मैं छोटा सा था, तो उस वक्त मैं इन बातों पे ध्यान नहीं दिया करता था। मेरा ख्याल था कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो शायद ऐसे ही अपना बेटा होने के नाते मुझे बोल रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे कुछ अजीब सी बातें थीं जो मैंने महसूस करना शुरू कर दी थीं। मुझे लगता था कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ों को भी देख सकता हूँ जिनको देखना किसी और के बस में नहीं है। मुझे अपने अतराफ़ में कभी कभी इस तरह की मखलूक़ात महसूस होती जिन मखलूक़ात के बारे में आमतौर पर इंसान नहीं जाना करते। मुख्तसरन आप यह कह सकते हैं कि जब तक मैं 10 साल का नहीं हुआ था, मुझे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नज़र आया करती थीं जिनके बारे में जब भी मैं अपने घर वालों को बताता तो वो कहा करते थे कि हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो, या हो सकता है जो कुछ तुम बता रहे हो यह सरासर तुम्हारा वहम हो। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे मैं सोने के लिए लेटा। मेरे लेफ़्ट और राइट में मेरे वालिदैन मौजूद थे, और उनके होने पे मैं बहुत आसानी से सुकून के साथ नींद की वादी में जाता चला गया। अभी मुझे सोए हुए मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा गुजरा होगा कि मेरी एकदम से आँख खुली, और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अतराफ़ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और ना सिर्फ बहुत सारे लोग मौजूद हैं बल्कि ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। अब क्योंकि रूम के अंदर हल्का हल्का अंधेरा मौजूद था, तो जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे अतराफ में देखने के बावजूद कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे ये जो इमेज था ये क्लियर हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे 3 बच्चे जिनके कुछ अजीब से फेसेस हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ह्यूमन नहीं है, वो बैठे हुए हैं और शायद आपस में कोई खेल खेल रहे हैं। अजीब बात ये थी कि तीनों जो बच्चे थे, अंधेरा होने के बावजूद इनके जो चेहरे थे अब मुझे वाज़े नज़र आ रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके अब मुझे लग रहा था जैसे इनके जो सर हैं उन सरों के ऊपर छोटे छोटे से उभार मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे से सिंग नुमा कोई चीज़ है जो इनके सरों पे मौजूद है, और वो कुछ अजीब सी ज़बान में, जो कि ना ही उर्दू है
ना ही हिंदी है और ना ही इंग्लिश है। आपस में बातें कर रहे हैं और मेरी तरफ देख के हल्के हल्के मुस्कुराना शुरू कर चुके हैं। अब एक अजीब सी कैफियत थी और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह अपने वालिदैन में से किसी एक को उठा सकूं। मैंने जब अपनी अम्मी की तरफ हाथ मारना शुरू किया तो एकदम से वो उठ के बैठ गईं। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मेरी अम्मी उठ के बैठी, वो जो 3 बच्चे मुझे कमरे के कोने में नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको जमीन निगल चुकी है या फिर आसमान खा चुका है। अब जब मेरी अम्मी उठ के बैठी, वो मुझसे पूछने लगी कि बेटा खैरियत तो है। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था इनको क्या बताऊं। इसी तरह कुछ मजीद टाइम गुजरा और मुझे अच्छी तरह याद है, शायद चांद रात थी या फिर उससे एक दिन पहले की बात थी। रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मेरी सोते सोते आंख खुली। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला खुश्क हो रहा है और मुझे बहुत बुरी तरह प्यास लग रही है। अब जैसे ही मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं उठ के एतराफ में पानी को तलाश करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, यह इत्तफाक यह था कि पूरे रूम के अंदर कहीं भी पानी मौजूद नहीं था। अब मेरे पास यही ऑप्शन था, मैं कमरे से बाहर निकलूं और किचन में जहां पे कूलर लगा हुआ है वहां पे जाऊं और पानी पी के वापस आ जाऊं। अब इतनी रात हो रही थी और मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक अनजाना सा खौफ था जो मुझे वहां जाने से रोक रहा था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और जैसे जैसे मैं किचन की तरफ बढ़ने लगा तो वैसे वैसे मुझे लगा कि किचन की तरफ से किसी के शायद तिलावत करने की आवाज़ आ रही है या फिर हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा हो। लेकिन जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा और जब मैं किचन के बिल्कुल सामने पहुंचा तो एक अजीब मंजर मेरा मुंतज़िर था। मैंने देखा कि ये जो किचन है, इस किचन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक औरत ने बाकायदा जा नमाज बिछाई हुई है और जा नमाज बिछाने के बाद वो वहाँ पे नमाज पढ़ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है और बहुत ही नफीस और पाकीज़ा सी औरत लग रही थी। अब जैसे ही मैंने अपने घर में इस किचन के अंदर उस अजनबी औरत को देखा तो पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, मैं एकदम से मुड़ा और भागता हुआ कमरे के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं कमरे के अंदर आया तो कमरे के अंदर आते ही मैंने एकदम से रोना शुरू कर दिया। जब मैं रोने लगा तो उस रोने की आवाज़ से मेरी मदर की आंख खुली और जब वो उठ के बैठी और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है। खैर, मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू रखा और उनको बताया कि किचन के अंदर कोई आंटी खड़ी हुई हैं जो बाकायदा वहाँ पे नमाज पढ़ रही हैं। अब सीधी सी बात है, जब मेरी मम्मा ने ये बातें सुनी तो वो फ़ौरन से मेरे अब्बू को उठाने लगी और फिर मेरे अब्बू के हमरा जब वो किचन के अंदर गईं तो वहाँ पे हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उस पूरे किचन में ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही उसकी कोई निशानी नज़र आ रही थी। अजीब बात यह है कि ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे जो घर वाले थे, ख़ास तौर पे मेरे जो पेरेंट्स थे, उनका अब भी यही कहना था कि ये सब तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता। इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और मेरी एज बढ़ती चली जा रही थी, वक्तन फ़वक्तन इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो मेरे साथ पेश आ रहे थे। जैसे कि जो सबसे अहम वाक़या था वो कुछ इस तरह से हुआ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम था और मेरे जितने भी घर वाले हैं सारे के सारे डिनर कर रहे थे। मेरी शुरू से ही आदत थी, जब भी मैं खाने पे बैठता था तो सबसे पहले खाना ख़त्म करके उठ जाया करता था। वैसे ही उस रात भी हुआ कि जब मैंने खाना खाया तो खाना खाने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला और ऐसे ही टहलता टहलता जब मैं अपनी गैलरी की तरफ आया तो जो हमारे घर का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक गार्डन नुमा जगह मौजूद थी जिसमें हम आम तौर पे अपनी पूरी फैमिली के हमरा शाम के टाइम में बैठ के चाय पिया करते थे या फिर वहाँ पे बैठ के बातें की जाती थीं। खैर, जैसे ही मैं गैलरी के पास आया तो गैलरी से जब मेरी नज़र उस गार्डन नुमा एरिया में पड़ी तो मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा।
मैंने देखा कि उस गार्डन के अंदर 7 या 8 बड़े बड़े लंबे लंबे से लोग मौजूद हैं और उन लोगों में 2 छोटे छोटे से बच्चे भी शामिल हैं। अजीब बात यह थी कि ये जो लंबे लंबे से आदमी थे, इनकी जो नाकें थीं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी नाकें थीं और ऐसा लग रहा था इनके जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा सिया चेहरे हैं। कुछ अजीब से अरबिक टाइप के लिबास उन लोगों ने पहन रखे थे और जैसे कि हम लोग अक्सर अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें किया करते हैं, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिन्नात की फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है और आपस में किसी भी बात पे या किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की जा रही है। अब जैसे ही मैंने इतने सारे लोगों को अपने सामने देखा, तो इससे पहले कि मैं वापस पलटता, मेरे पीछे से जो मेरी अम्मी थी वो आके खड़ी हो गईं। और फिर अजीब बात ये थी कि उस वक्त भी जो कुछ मेरे सामने मौजूद था या जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था, जब मैंने अपनी अम्मी को यह सारा का सारा माजरा बताया, तो उनका उस वक्त भी यही कहना था कि मेरे सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मौजूद है। जो कुछ तुम बता रहे हो ये सरासर तुम्हारी ख्याली बातें हैं और इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मुसलसल रोता चला जा रहा था और रोते रोते बिलाखिर मैं अपने बाबा के पास गया और मैंने उनको कहा कि बाबा, मुझे जो कुछ नज़र आता है वो आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आता। मेरी ये वो बात थी जिस बात को सुन के मेरे बाबा ने करीबी मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उनको बताया कि इस बच्चे को इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। खैर, वो जो भी इमाम साहब थे, उन्होंने जब ये पूरा का पूरा किस्सा सुना, तो ये किस्सा सुनने के बाद उन्होंने मुझे और मेरे घर वालों को कुछ तावीज़ात दिए। उन्होंने कहा कि ये जो तावीज़ात मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये तावीज़ात आप लोगों को अपने गले में पहनने हैं और किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में इन तावीज़ात को गले से नहीं निकालना है। अगर आपने इन तावीज़ात को गले से निकाला तो हो सकता है जो भी मखलूक़ात आपके बच्चे को नज़र आया करती हैं, वो उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली को नज़र आना शुरू हो जाए। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और वाकई में जब से हम लोगों ने वो तावीज़ात पहने, तो ख़ास तौर पे मुझे वो जो मखलूक़ात थी, या आप कह सकते हैं कि जितने भी जन्नात थे, वो नज़र आना बंद हो चुके थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, इसी तरह तकरीबन 7 या 8 साल आसानी से गुजर गए। 8 साल के बाद जाहिर सी बातें मैं बड़ा हो चुका था और ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे जहन से निकलना शुरू हो चुकी थी। और ग्रेजुअली ऐसा ही हुआ कि एक दिन ये जो भी तावीज़ था इत्तेफाक से मुझसे मिस हो गया। और जब ये तावीज़ मेरे पास से मिस हो गया तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल था कि जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है और अब मज़ीद मेरे साथ कोई इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आएंगे। जब ये तावीज़ गुम हुआ तो इसको गुम होने के तकरीबन 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था। इसी तरह एक रात ऐसा हुआ कि जुमेरात की रात थी और रात के शायद 2 या 3 बजे का टाइम था। मैं शायद कहीं क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ था और वहाँ से जब मैं वापस निकला तो निकलते निकलते रात के 2 या 2:30 बज चुके थे। अब जब मैं क्रिकेट खेलने के बाद वापस अपने घर आ रहा था तो इत्तेफाक से मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद था और हम दोनों बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मैं अपनी गली के कॉर्नर पे पहुंचा तो कॉर्नर के साथ ही यानी सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा पार्क मौजूद है। अब हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। हमारा जो ध्यान था वो हमारे टॉपिक की तरफ था। तो इसी दौरानिए में जबकि हम लोग गाड़ी से लेफ़्ट साइड पे मुड़े तो इत्तेफाक से मेरी नज़र पार्क के अंदर की तरफ पड़ी और जैसे ही मेरी नज़र पार्क के अंदर की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने बहुत सारी औरतें मौजूद हैं जो कि इतनी रात में पार्क के अंदर टहल रही हैं। हैरानकुन बात यह थी, ये जो पार्क था, इस पार्क के अंदर ना ही लाइट्स मौजूद थीं और ना ही आमतौर पे रात के औकात में ख़वातीन वॉक करने के लिए आया करती थीं। अब इतनी रात में जब मुझे एकदम से बहुत सारी औरतें नज़र आना शुरू हुईं तो इत्तेफाक से मेरी जो नज़र थी वो पेड़ों की तरफ पड़ी। अब जैसे ही मैंने पेड़ की तरफ देखना शुरू किया
और जब मेरी नज़र बरगद के दरख्त की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जो बरगद का दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी टहनी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और जो भी बैठा हुआ है उसके बाल इस कदर लंबे हैं कि दरख्त पे बैठे होने के बावजूद उसके जो बाल हैं वो बाकायदा नीचे की तरफ लटके हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़मीन को छूने ही वाले हैं। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में इतने लंबे लंबे बाल वाला आखिर ये कौन आदमी है या कौन औरत है जो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। इसी दौरानिए में उस वजूद ने जब अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो एकदम से उसकी जो आंखें थीं मुझे नज़र आना शुरू हुईं। ऐसा लग रहा था इस अंधेरे के बावजूद उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या अंगारों की तरह चमक रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो इस पेड़ की इस शाख के ऊपर बैठी हुई है। ये कुछ लम्हों के अंदर अंदर जो कुछ मैंने देखा था, इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे दोस्त ने भी उस तरफ देखा था, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने चलती हुई बाइक में उससे पूछा कि यार ये कौन औरत है, तो वो कहने लगा कि तुम किस औरत की बात कर रहे हो, मुझे तो कोई भी औरत नज़र नहीं आ रही। अब जैसे ही उसने इस तरह का जवाब दिया तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस 10 साल पहले वाला हो चुका हूँ, और जैसे वाक़ियात अब से 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया करते थे, दोबारा से वही वाक़ियात मेरे साथ पेश आना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह जानता है कि ये जो पूरी रात थी बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारी, और मैं पूरी रात इसी खौफ में मुब्तला रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से ये मखलूक़ात मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। खैर जैसे तैसे करके ये रात गुजरी, और अगले दिन यानी कि मगरिब के बाद तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। इत्तफाक से जो मेरे घर वाले हैं वो किसी काम से गए हुए थे। इस पूरे बड़े से घर में मैं अकेला ही मौजूद था, और वैसे ही मुझे किसी काम से किचन की तरफ जाना पड़ा। अब जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ा और किचन के अंदर एंटर हुआ, तो आप सबसे पहले जब किचन में जाते हैं तो लाइट खोलते हैं। वैसे ही मैंने जब किचन की लाइट खोली तो लाइट खोलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कैबिनेट मौजूद हैं उन कैबिनेट के ऊपर से कोई आवाज़ आई है। और जब मैंने कैबिनेट की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे अच्छी तरह याद है ये जो मंज़र था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि एक 7 या 8 साल की बच्ची जिसकी आंखें बाकायदा ऊपर चढ़ी हुई हैं, वो ना सिर्फ कपबोर्ड के या कैबिनेट के ऊपर बैठी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में बहुत सारी हड्डियां मौजूद हैं और वो लड़की उन हड्डियों को खा रही है। तकरीबन 5 या 10 सेकंड तक मैं इस मंज़र को मुसलसल देखता रहा, और वो जो लड़की थी उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी का या मेरे लाचार होने का मजाक उड़ा रही है। अल्लाह जानता है कि मैंने कैसे उस किचन से वापस बाहर की तरफ दौड़ लगाई, और कैसे मैं किचन से बल्कि घर से बाहर निकल के बाहर खड़ा हुआ। जब तक मेरे घर वाले वापस नहीं आए मैं उसी जगह वहीं पे खड़ा हुआ उनका इंतज़ार करता रहा। इस दौरानिए में मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे घर की जो छत है उस छत के ऊपर मूवमेंट हो रही है। कुछ लोग हैं जो छत के ऊपर मौजूद हैं, और कभी कभी बाकायदा मुझे उनके सर नज़र आ रहे थे। खैर जब मेरे घर वाले वापस आए और मैंने उनके साथ इन वाक़यात का जिक्र किया तो मेरे अब्बू कहने लगे कि मैं दोबारा से इमाम साहब से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसका क्या हाल है। खैर 1-2 दिन के बाद जब उनकी इमाम साहब से मुलाकात हुई तो जो इमाम साहब थे उन्होंने दोबारा से मुझे तावीज़ दिया। अब जब उन्होंने मुझे दोबारा से तावीज़ दिया तो देखते ही देखते जो सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था वो दोबारा से नज़र आना बंद हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी किस्मत में लिख दी जाती हैं। इमाम साहब के मुझे तावीज़ देने के तकरीबन 10 या 15 दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद से मुझे दोबारा से ये जो भी चीज़ें थीं नज़र आना शुरू हो चुकी थीं।
आज तक मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह भी मौजूद होता हूँ, तो मुझे ना सिर्फ खुशबू के ज़रिए बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जन्नात के होने का एहसास हुआ करता है। कुछ अजीब सी खुशबुएँ मुझे महसूस होती हैं और कभी कभी बराह रास्त मैं इन मखलूक़ात को देख लिया करता हूँ। अगर आप सच पूछें तो मुझे एक तरह से इनको देखने की आदत सी हो चुकी है।